Welcome to Sierra International School online classes. Hello beta, how are you? I hope everyone is fine there. And today we are going to start the new chapter of physics in 9th class, that is gravitational. In this chapter we will discuss about the gravitational force, their significance and the Kepler's law of planetary motion. Second thing, that is the mass, weight, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये सारे के सारे जो टॉपिक है बेटा हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. ये आपका न्यू चैप्टर है तो इसको बहुत अच्छे से समझना. क्लियर? हम पहले इसके बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके डेरिवेशन देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट दिस चैप्टर विद द ग्रेविटेशन, सिंपली नोन एज ग्रेविटेशनल लॉज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? आप लोगों ने सुना होगा इसकी जो बहुत पुरानी सी कहानी है कि न्यूटन जो है वो एक गार्डन में बैठे थे, ऊपर से उनके ऊपर एक सेब गिरा तो वो सोचने लगे कि इसके पीछे रीजन क्या है, सेब नीचे क्यों गिरा है ना. तो उस आइडियोलॉजी से उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर किया. बट ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सिंपल सी स्टोरी है. न्यूटन के अलावा और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्क किया और जब लास्ट में कंक्लूजन निकला था उससे जाके हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरी मिली थी. क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? सिंपली हम इसको फोर्स ही बोल देंगे यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स. आपने जो चैप्टर पढ़ा था एक फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें था बेटा कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. क्लियर? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? The force by which any object attract any other object in the universe. किसी भी जगह पर एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो जिस फोर्स के साथ वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, that force is known as gravitational force. In the universe, every object attract every other object. हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. किस फोर्स के थ्रू करते हैं? By the action of gravitational force. Is it clear? और इसी में एक डेफिनेशन आती है बेटा, that is the gravity. कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी लगभग सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है. ग्रेविटी क्या होती है? जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. देखो ऑब्वियसली बात है, मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं इसको अपने हाथ से छोड़ता हूं तो कहां जाएगा? ये नीचे जाएगा. ऑब्वियसली बात है. रीजन क्या है कि इसको नीचे कोई ना कोई फोर्स अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है. क्लियर हुआ ना? आपने एक बुक रख रखी है टेबल पे, अब उस बुक की पोजीशन वही रहेगी. कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो. जिस डायरेक्शन से उसके ऊपर फोर्स लगेगा बुक उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी. समझ में आया? ऐसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में क्या करता है? मूव करना शुरू करता है. तो ऑब्वियसली बात है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे हाथ से छूट रहा है या कोई भी चीज हम ऊपर से फेंक रहे हैं तो कहां जा रही है? नीचे जा रही है. क्यों जा रही है जी नीचे? कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से वो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है. भाई कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई चीज उछाली है और वो ऊपर चली गई, ऊपर के बाद नीचे आई नहीं? ऐसा तो कभी नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि ऐसा कोई फोर्स ही नहीं है जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे ऊपर की तरफ. फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? फोर्स अर्थ अप्लाई कर रही है ताकि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो. तो उसी फोर्स को क्या नाम दिया जाता है जी? ग्रेविटी. जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट पर्टिकुलर फोर्स इज नोन एज ग्रेविटी. क्लियर हुआ? इससे बेटा आपके बहुत से डाउट दूर होंगे. देखो इसकी सिग्निफिकेंस आएगी, पहले मैं आपको समझाऊंगा उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस बताऊंगा. जैसे कि सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, ये सब जो है फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना, दिस इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. किसी में अर्थ मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करे, मून अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है. मैंने बताया आपको कि यूनिवर्स के अंदर ये वैलिड होता है. यूनिवर्स मींस पूरे ब्रह्मांड के अंदर हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बट स्टिल वी कैन नॉट नोटिस द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. हम उन ऑब्जेक्ट्स के मोशन को नोटिस नहीं कर पाते. भाई मैं यूनिवर्स में हूं, ये बोर्ड भी यूनिवर्स में.
अगर देखा जाए तो हम दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट मोशन इज नो, दोनों में मोशन तो नहीं है ना कोई कि मैं इसकी तरफ जा रहा हूं या ये मेरी तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है, जिस फोर्स के साथ ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं दैट इज वेरी स्मॉल, उसकी वैल्यू बताऊंगा मैं क्या होती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। इसके अंदर बेटा हमारा फर्स्ट कंसेप्ट आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आवर फर्स्ट कंसेप्ट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। This is the important concept. What is universal law of gravitation? According to this law, every object in this earth attract every other object. Clear? अब देखो, जब कोई दो ऑब्जेक्ट है, सपोज करो मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास लिया मैंने m1 और दूसरे का मास मैंने क्या लिया बेटा m2. We have two object, one having mass m1, another having mass m2. दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, ये हमेशा सेंटर टू सेंटर लगता है, ये कितना है r. अब अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई जो एक बात और याद रखना बेटा, फोर्स ऐसा होता है जो अट्रैक्टिव भी होता है रिपल्सिव भी होता है। आपके पास अगर कोई मैग्नेट है, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। लाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल ऑलवेज रिपेल ईच अदर। अगर आप साउथ साउथ को एक दूसरे के पास लेकर आओगे तो आप देखोगे दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्यों दूर जा रहे हैं? क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। और अगर आप अपोजिट पोल लेकर आए तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दिस इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स, कभी भी ये रिपल्सिव फोर्स नहीं होता। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट लिए मैंने यूनिवर्स में m1 और m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r। अब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। भाई ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा, जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो किसी ना किसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे। उसी फोर्स के लिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो जो फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके है जी, इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब पता होना चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर दो ऑब्जेक्ट, सपोज A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, अगर A B के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ वी इंक्रीज द A, B इज ऑल्सो इंक्रीज। अगर हम A को इंक्रीज करेंगे तो B भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आपको इससे समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। आप बाजार से एक पेन लेके आए, एक पेन मिला आपको 10 रुपीज में, ठीक है जी। हमारे पास क्वांटिटी भी 1 है और कॉस्ट कितनी है उसकी, 10 रुपीज। अब आपको पेन अच्छा लगा, आपसे किसी और ने मंगवाया, आप बाजार से 5 पेन और ले आए जी। अब अगर आप 5 पेन लेके आ रहे हो वही वाले, तो ये कितने के हो गए, 50 रुपीज के हो गए जी। क्लियर? इसको तो मान रहा हूं मैं A और इसको मान रहा हूं B। आपने A को इंक्रीज किया 1 से 5, तो B भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। भाई एक पेन 10 रुपए का आता है, 5 पेन 50 रुपए का आ गए। हमने पेन को बढ़ाया तो कॉस्ट भी क्या हो गई, बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इफ वी इंक्रीज द वन थिंग सेकंड थिंग विल आल्सो इंक्रीज। इट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? वेरी गुड। अब बात करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सपोज A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। अगर A B के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट। अगर आप A को बढ़ाओगे तो B अपना आप भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफ वी इंक्रीज द A, B विल बी डिक्रीज। इफ वी डिक्रीज द A, B विल बी इंक्रीज। एग्जाम्पल सिंपल है, आप एक मकान बना रहे हो जी नया, ठीक है। आपके मकान में 10 आदमी काम कर रहे हैं,
कितने काम कर रहे हैं? 10 आदमी। अब 10 आदमी आपके मकान को सपोज करो 45 डेज के अंदर बनाते हैं। कितने दिन में बना रहे हैं? 45 दिन के अंदर, लगभग 1.5 महीने बना रहे हैं आपका एक मकान 10 आदमी। अब आपको क्या हुआ कि काम जल्दी करवाना है, मतलब कि आपको जो आपका मकान है वो आपको सपोज करो 1 महीने में, मतलब कि 30 डेज के अंदर कंप्लीट करवाना है। अब आप 10 आदमी से ज्यादा आदमी लगाओगे या कम आदमी लगाओगे? बताइए भाई। अगर हम मैन पावर इंक्रीज करेंगे 10 की जगह पे, सपोज करो मैंने अगर 20 मैन लगा दिए यहाँ पर, तो हमारा मकान जल्दी बन जाएगा। यहाँ पर देखो क्या हुआ, दिन कम हो गए, 45 से 30 डेज आ गए, और मैन पावर क्या हो गई? इंक्रीज। 10 से कितने हो गए? 20। तो एक चीज अगर कम हो रही तो दूसरी चीज क्या हो रही है? ज्यादा होती जा रही है। इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक कैंटीन के अंदर सपोज करो 10 आदमी रहते हैं, ठीक है, और उस कैंटीन के अंदर उस 10 आदमियों के लिए 1 हफ्ते का खाना है। कैंटीन में जो खाना है वो 10 आदमी 1 हफ्ते तक खा सकते हैं। अब उसमें 5 आदमी और आ गए, टोटल कितने हो गए जी? 15। क्या वो खाना 1 हफ्ते तक चलेगा, 7 दिन तक चलेगा, उससे ज्यादा चलेगा, उससे कम चलेगा? कम चलेगा, क्योंकि हमने मैन क्या कर दिए? इंक्रीज कर दिए। तो वहां पर नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे? डिक्रीज। इसको बोलते हैं बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ वी इंक्रीज द वन थिंग, सेकंड थिंग विल बी डिक्रीज। इफ वी डिक्रीज द वन थिंग, सेकंड थिंग विल बी इंक्रीज। ये मैंने क्यों समझाया है? क्योंकि इसके अंदर ही आपका यूज होगा भी, इसलिए मैं पहले आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। समझ में आया जी? चलो, तो आते हैं अब हम वापस किस पे? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मासेस कितना माना था? एक का m1, दूसरे का m2। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस मींस m1 into m2। सेकंड, and means the force of attraction between two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। किसके बीच में? इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या प्रोपोर्शनल है बेटा? फोर्स। समझ में आया आपको? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके जी? टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of distance between them। This is the universal law of gravitation। कि आपने दो ऑब्जेक्ट लिए A और B जिनका मास दे रखा है आपको m1 और m2, तो जो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा? दोनों के मास के प्रोडक्ट के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। अब मैं अगर दोनों को कंबाइन कर दूं, कंबाइन इक्वेशन 1 and 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। भाई ये ऊपर जो है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो नीचे की तरफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? नाउ F इज इक्वल टू, मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटा दिया जी, इसकी जगह लगा रहा हूं मैं एक कांस्टेंट G, और ये एस डी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। यहां पर आप क्या लिखोगे? Here G is the constant of proportionality, जिसको क्या नाम देंगे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डेरिवेशन आता है यहां तक का पूरा।
F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। जी क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो, अगर आपसे सिंपली पूछ रहे कोई कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट क्या होती है? तो आपने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था, फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें क्या यूनिट बताई थी आपको फोर्स की? न्यूटन। दिस इज ऑल्सो द फोर्स, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, चाहे वो मैग्नेटिक हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे वो फ्रिक्शनल हो, फोर्स हमेशा फोर्स ही रहता है। तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? न्यूटन। देन द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज न्यूटन। यहां तक समझ में आया? अब इस फॉर्मूले से हम कुछ कंक्लूजन निकालने हैं। मैं इसको दोबारा लिखूंगा, एक बार देखो यहां पर। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब मैं अगर इसकी बात करूं, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके था? मासेस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो किसके था? डिस्टेंस के। फर्स्ट पॉइंट याद रखना, इफ वी डबल द मास, अगर हम जो दो ऑब्जेक्ट मैंने ले रखे थे m1 और m2, इनके मास को अगर आप इंक्रीज कर दो, डबल कर दो दोनों के मास को, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना हो जाएगा बेटा? 4 टाइम्स। इफ वी डबल द masses of two objects, then gravitational force become 4 times। ये याद रखना जी, 4 टाइम्स कब होगा? जब दोनों का मास डबल करेंगे। इसका भी मास अगर मैं 2m1 कर दूं और इसका भी मास कितना कर दूं? 2m2 डबल, तो कितना हो जाएगा फोर्स? ये जो फोर्स अप्लाई होगा दोनों के बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स, इट विल बिकम 4 टाइम्स। हाँ, अगर आपसे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का मास डबल करने के लिए कहा जाए कि जो दो ऑब्जेक्ट है, अगर आप दोनों में से किसी भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दो, तो कंडीशन क्या आएगी जी? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ 2 टाइम्स ही होगा, वो सिर्फ डबल होगा उसका। क्लियर हुआ? सेकंड लेते हैं इसके अंदर डिस्टेंस का कंसेप्ट। इसका डेरिवेशन है, ध्यान से समझना कि अगर हम डिस्टेंस को डबल करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना इसका। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में मैंने क्या बताया था? अगर आप एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी? कम। तो वही है, अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? कम। कितनी कम होगी वो डेरिवेशन से बताऊंगा अभी। देखो जी, ये m1, ये m2, दो ऑब्जेक्ट लिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस r, तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगा बेटा? g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या कर रहा हूं? डिस्टेंस डबल कर रहा हूं। इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स, मतलब मैं डिस्टेंस कर रहा हूं इसका 2r। पहले कितना है जी? r, अब कितना कर रहा हूं मैं? 2r। तो लगाओ इसके ऊपर वही कंसेप्ट सारा का सारा। तो न्यू फोर्स हम लेके चल रहे हैं इसमें, न्यू फोर्स लेके चल रहा हूं मैं f डैश। तो f डैश किसके इक्वल होगा? मासेस में कोई चेंज नहीं किया मैंने, सिर्फ डिस्टेंस को डबल किया है। g m1 m2 अपॉन r की जगह क्या पुट करेंगे बेटा? 2r पूरे का स्क्वायर। आप लोग मिस्टेक क्या करते हो? कई बार सिर्फ 2r स्क्वायर लिख देते हो, वो गलत हो जाएगा। हमने r की जगह लिया है 2r और फिर इस कंप्लीट का क्या कर दिया? स्क्वायर। क्लियर? देन f डैश इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन में 4 r में 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर। अब देखिए इधर f डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 मैंने अलग लिख लिया और अंदर लिख दिया g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर।
अब जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर किसकी वैल्यू थी हमारे पास, पहले वाली ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू थी, तो मैं इसको हटा के इसको लगा सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 f डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 f। मींस कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या कर दें, डबल कर दें, तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना हो जाएगा जी, 1/4 हो जाएगा। सपोज करो कि दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 20 न्यूटन का लग रहा है। अब आपने क्या करा, दोनों के बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया, 1/4, मतलब कितना न्यूटन का लग जाएगा, सिर्फ 5 न्यूटन का। पहले लग रहा था 20 न्यूटन का। कब, जब हमने डिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया। क्लियर हुआ। अब इसके अपोजिट केस, अगर आप डिस्टेंस को हाफ कर देते हो, मतलब कि जैसे इतना डिस्टेंस है, आप और कम डिस्टेंस, मतलब इन दोनों को और क्लोज ले जाते हो आप, तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो क्या होगा, कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा भाई, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। तो इस कंडीशन के अंदर देखो, पहला केस तो वही है कि नॉर्मल r डिस्टेंस पे रख रखे हैं, तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेम है, g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। क्लियर हुआ। नाउ अब मैं डिस्टेंस को अगर हाफ करता हूं तो r अपॉन में 2, डिस्टेंस कितना किया मैंने, r/2, देन न्यू फोर्स f डैश g m1 m2 अपॉन में r की जगह लेंगे r/2 का स्क्वायर। पहले r था सिर्फ, अब डिस्टेंस को हाफ किया तो r/2 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर। देन f डैश इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन में ये क्या हो जाएगा जी, r स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। अभी 4 को ऊपर ले जाऊं मैं, तो f डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 4 और g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। इसको डायरेक्ट अगर आप पुट करते हो तो वही फ्रॉम इक्वेशन 1, इसकी पूरी की वैल्यू क्या है आपके पास, f, तो यहां पर पुट करोगे तो f डैश की वैल्यू क्या आ गई जी, 4 टाइम्स। मतलब अगर हम दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो है उसको रिड्यूस कर दें, क्या कर दें, रिड्यूस, में हाफ पे ले आया, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा वो कितना हो जाएगा इसका, 4 टाइम्स, मतलब वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। दो ऑब्जेक्ट जितने पास में होंगे उतना ही ज्यादा उस पर क्या अप्लाई होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो जितने दूर होंगे उतना ही ज्यादा क्या अप्लाई होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर हुआ। नाउ यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब जी, उसकी क्या यूनिट आएगी, देखो इधर हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ये थी बेटा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी यूनिट, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, मैं g को तो रखता हूं यहीं पे, तो F इंटू में r ऊपर चला जाएगा, r स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2, ये नीचे आ गए, ये ऊपर चला गया, जी यहीं कहीं रहेगा। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दो कि इनकी यूनिट क्या क्या होती है। देखो आपको सबको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट क्या होती है जी, न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो डिस्टेंस के स्क्वायर तो मीटर का स्क्वायर हो गया। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, ये भी मास है तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, किलोग्राम। देन द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आती है बच्चे एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है। इसमें अगर आपने मिस्टेक कर दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये एमसीक्यूज क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक और, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसको ऊपर लाके माइनस में पावर दिखा सकते हैं। किसकी यूनिट है ये, दिस इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ में आ गया जी। सीजीएस यूनिट की बात करें तो न्यूटन की यूनिट, फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है वो होती है डाइन। मीटर की जगह पर क्या होता है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर, और किलोग्राम की जगह पर क्या पुट कर सकते हो आप, ग्राम स्क्वायर। ये बन जाएगी हमारे पास सीजीएस यूनिट, स्मॉल यूनिट, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। क्लियर हुआ। नाउ
डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, उसको देखो कैसे करें। इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा मैं यहां पर। सपोज करो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उनका मास लेट m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। दो ऑब्जेक्ट जो मैं यूज कर रहा हूं यहां पर, उनका मास कितना लिया मैंने, 1-1 किलोग्राम। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ले रहा हूं मैं कितना, 1 मीटर। तो ऑब्जेक्ट लिए मैंने, उनके बीच का डिस्टेंस कितना लिया हमने, 1 मीटर। तो अब हम इसकी वैल्यू अगर पुट करते हैं यहां पर, तो F इज इक्वल टू जी, m1 की जगह भी 1, m2 की जगह भी 1 और 1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब 1 से 1 सब कैंसिल, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, जी। क्या डेफिनेशन बनेगी इससे, कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कौन सा इस दोनों में से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके इक्वल है, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है। कब है, इफ द masses of the two object is 1 kilogram and the distance between them is 1 meter. If two objects of unit mass and distance between them is 1 meter, then the gravitational constant is equal to gravitational force. क्लियर हुआ जी। आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट मासेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर। क्लियर हुआ, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी वैल्यू हम कैसे बता सकते हैं। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा। G is always equal to 6.67 into 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. This is a constant value. कांस्टेंट वैल्यू का मतलब होता है जो वैल्यू पूरे यूनिवर्स के अंदर कांस्टेंट है। कहीं भी पुट कर लो आप इसको, किसी भी तरह की बॉडी में पुट कर लो आप, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। ये वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है एंड दिस इज वेरी स्मॉल, क्योंकि 10 की पावर कितनी आ रही है बेटा, -11 आ रही है। माइनस मतलब बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, ठीक है। तो हर जगह ये वैल्यू एप्लीकेबल होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट वैल्यू। किसकी है जी ये वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो मैंने भी आपको इससे पहले यूनिट बताई थी, तो वही इसके पीछे यूनिट लग रही, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। समझ में आया जी। अब इसमें आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर स्मॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट, या स्मॉल की जगह आप इसको लाइट भी लिख सकते हो कि हल्के ऑब्जेक्ट में और हैवी ऑब्जेक्ट में क्या फर्क होता है। वही सिंपल एग्जांपल लो, जैसे मैंने भी आपको बताया था, दो ऑब्जेक्ट दे रखे आपको, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2। कितना ले लिया जी आपने, 1 किलोग्राम। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर का। तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, उसको आपने जो सोल्व किया था वो इससे किया था, G m1 m2 अपॉन r²। G की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर, मैंने बताई है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मास कितना हो गया, 1 इंटू 1, डिस्टेंस भी 1 का, इसके लिए कैंसिल। कितना हो गया जी ये, फोर्स आ गया 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन। यहां सिर्फ फोर्स की वैल्यू निकाली, इसलिए मैंने न्यूटन लिखा है। अब सोचो, दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास आपको 1 किलोग्राम दे रखा है, कभी भी 1 किलोग्राम और दूसरे का भी 1 किलोग्राम है। दोनों 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, ये ऑब्जेक्ट है m1 और m2। सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस कितना है जी, 1 मीटर। तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो ये है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन। अब ये इतना स्मॉल फोर्स है कि हम इस फोर्स को देख ही नहीं पाते, महसूस भी नहीं कर पाते। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि जितने भी लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब जिनका वेट बहुत कम है, मास बहुत कम है, हम उसके अंदर कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स को फील नहीं कर सकते। रीजन क्या है, क्योंकि दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो नेग्लिजिबल के बराबर होता है, बहुत कम के बराबर होता है। बट हाँ, अगर आपको ऑब्जर्व करना हो
कि ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो वन ऑब्जेक्ट शुड बी हैवी। एक ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, हैवी, या दोनों ही ऑब्जेक्ट हैवी होने चाहिए, या एक हैवी और एक लाइट। जैसे ये पेन और ये अर्थ, अगर आप इस मार्कर को यहाँ पर गिरोगे तो अर्थ के ऊपर तो जा रहा है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है, पेन का मास बहुत कम है, तो आप देख सकते हो कि पेन सीधा कहां पर हो रहा है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर? क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अप्लाई होगा। सेम अगर हम बात करें सन, मून और अर्थ, दीज आर heavenly bodies, sun and moon, and having the very high mass. क्लियर? जब मास ज्यादा है इनका, तो दो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। आपने देखा होगा कि मून ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मून किसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, अर्थ के चारों तरफ। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ किसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है, सन के चारों तरफ। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया? तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम इसका इफेक्ट हैवी ऑब्जेक्ट के ऊपर बेटा इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, लाइट ऑब्जेक्ट पर हम इसका इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? इस डेरिवेशन को आप एक बार घर पे प्रैक्टिस करके देखना। और जो अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो पढ़ेंगे वो आएगा हमारा टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या यूज होता है, कहाँ हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको जो मैंने आज का टॉपिक कवर करवाया है ये समझ में आया होगा। इसको अच्छे से रिवाइज करना बेटा, और जिस भी पॉइंट में आपको अगर कोई डाउट लगता है तो यू मैं आस्क करूंगी। क्लियर? सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.